अर्थ पर जीवन नदियों, समुद्रों व बारिशों पर डिपेंड करता है। क्या हमारा ब्लू प्लेनेट अनोखा है या यूनिवर्स ने इसके जैसी कई और अनगिनत पानी से भरी दुनियाएं बनाई थी? अगर हमने अर्थ के समुद्रों के सीक्रेट्स को जान लिया तो हम एलियन लाइफ के सीक्रेट्स को भी जान सकते हैं। हमारे हिसाब से अर्थ वो अकेला प्लेनेट है जिसकी सतह लिक्विड वाटर के समुद्रों से ढकी हुई है और ये वो अकेला बड़ा जीवन है। अगर आप अर्थ के किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि हर किसी चीज में पानी का एक हिस्सा जरूर है जो सिस्टम को बनाता है। अर्थ पर लिक्विड वाटर व जीवन साथ साथ चलते हैं और हम कितने खुशनसीब हैं कि हमारे प्लेनेट पर इतना सारा पानी है। हमारे अर्थ पर इतना जो पानी है, तो क्या यह तब आया था जब अर्थ बना था या फिर कोई चीज उसे बाद में स्पेस से लाई थी? क्या ये एक इत्तेफाक है कि अर्थ पर इतना पानी है या ऐसा होना पहले से तय था? साइंटिस्ट ने अर्थ के पानी के ओरिजिन को ढूंढने की बहुत कोशिश की है और उन्हें जो मिला है कर देने वाला है। अर्थ के पानी के एग्जैक्ट सोर्स को ट्रेस करना बहुत मुश्किल काम है। यह सफर हमारे सोलर सिस्टम के बनने के दौरान 460 करोड़ साल पहले शुरू हुआ। स्पेस में गैस व धूल का एक बहुत बड़ा बादल था और इस क्लाउड के अंदर हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के एटम्स बने। जैसा कि हम जानते हैं, हाइड्रोजन के एटम्स सबसे पुराने हैं। वो बिग बैंग के कुछ हजार साल बाद बने थे, जब नया यूनिवर्स ठंडा होने लगा था। यूनिवर्स की शुरुआत में वहां पर एक फायरबॉल थी जिसमें यूनिवर्स एक प्लाज्मा था और वह इसी तरह लगभग 3000 सालों तक रहा। उसके बाद यूनिवर्स न्यूट्रल होने लगा और इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स व प्रोटॉन्स साथ में जुड़कर एटम्स बनने लगे और इस तरह यूनिवर्स पहले प्लाज्मा से भरा था, वो ज्यादातर हाइड्रोजन गैस से भर गया और फिर हाइड्रोजन ने खुद ही ऑक्सीजन को क्रिएट किया। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के एटम्स यूनिवर्स में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इनके मिलने से जो बनेगा वो बहुत सारा ही बनेगा। अगले कई सालों बाद ये बेहद रिएक्टिव एटम्स आपस में जुड़े और H2O यानी पानी बन गया। यह नया बना पानी धूल व गैस से भरे उस बादल में धूल से मिश्रित हो जाता है और फिर धीरे धीरे बर्फ के क्रिस्टल्स बन जाते हैं व आखिर में वो बादल इतना बड़ा व भारी हो जाता है कि ग्रेविटी से कोलैप्स हो जाता है। ये उस प्रोसेस की शुरुआत है जिससे हमारा सोलर सिस्टम बना और उस समय बने बर्फ के क्रिस्टल्स में इतना पानी था कि अर्थ को 30 लाख बार पानी से भरा जा सके। क्रिस्टल्स के बनने के बाद ग्रेविटी इस बादल के सभी मटेरियल को अपनी ओर खींचती है, जिससे प्रेशर व टेम्परेचर बढ़ते हैं। आखिर में बहुत ज्यादा फोर्स होने पर फ्यूजन होता है और एक प्रोटोस्टार हमारा सन जिंदा हो जाता है। और ये एक नए स्टार के आसपास वाले पानी के लिए अच्छी खबर नहीं है। जब एक स्टार बनता है तो उसका एनवायरनमेंट बहुत गर्म होता है और उस वक्त जो भी पानी उस इलाके में था वो खत्म होने लगा। फिर शुरू के बने उस सन ने अपने आसपास के सभी पानी व डस्ट को अपने अंदर खींच लिया और फिर उस मलबे को सुपर स्पीड से यूनिवर्स में फेंका। अर्थ के सबसे ज्यादा वॉल्केनिक जगहों पर भी इसी तरह से गर्म पानी ऊपर की ओर जाता है। उसी तरह प्रोटोस्टार्स के आसपास भी बहुत सारा पानी होता है और उससे आसपास का मैग्नेटिक फील्ड एक टनल बना लेता है, जिससे वो सारा पानी स्पीड से बाहर आ जाता है। स्पेस में बहुत सारा पानी प्रोटोस्टार्स की वजह से बाहर आ गया और उस वक्त वो पानी धीरे धीरे ठंडा होकर बर्फ के टुकड़ों में बदलता गया। क्या हमारे यंग सोलर सिस्टम के साथ यही सब हुआ था? अगर हम वो सब देख पाते तो हम कह भी सकते थे कि हाँ, यही हुआ था। लेकिन आज हमारे एस्ट्रोनॉमर्स स्पेस में फैले उन प्रोटोस्टार्स की स्टडी करके यह कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ, हमारा सोलर सिस्टम भी ऐसे ही बना होगा। सन 2011 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक सन जैसे स्टार को बनते देखा। उनके टेलीस्कोप ने दिखाया कि वहाँ गैस की एक सेंट्रल बॉल है जो अपने आसपास मौजूद धूल व गैस के सभी मैटर को अपने अंदर खींच रही है।
वह 1 करोड़ अमेज़न नदियों जितने पानी को स्पेस में ब्लास्ट कर रही है। तो हो सकता है कि हमारे सोलर सिस्टम के बनते वक्त भी इसी तरह का प्रोसेस हुआ होगा और इसी से ज्यादातर पानी स्पेस में निकला। तो हमारे सोलर सिस्टम में सन के बनने व उसके मैच्योर होने के बाद बचे हुए स्पेस के पानी पर एक और खतरा मंडराने लगा, चार्ज पार्टिकल्स की हॉट स्ट्रीम, जिसे हम सोलर विंड कहते हैं। जैसे जैसे सन की गर्मी बढ़ी, उससे स्पेस में फैली बर्फ की चट्टानें पानी में बदलती गईं, और जब वक्त के साथ साथ सन की गर्मी और बढ़ी तो उससे वो पानी भाप में बदल गया और सोलर विंड ने उस पानी की भाप को बहुत दूर फेंकना शुरू कर दिया। फिर बस वहां रह गई थी वो धूल जिसमें थोड़ा ही पानी का हिस्सा था। जो पानी की भाप सोलर विंड के द्वारा बहुत दूर फेंकी गई थी, उसके ऊपर से धीरे धीरे गर्मी का असर खत्म होने लगा और वह धीरे धीरे ठंडी होने लगी, और इसका नतीजा होता है सन से 80 किलोमीटर दूर वाटर आइस की एक बाउंड्री, जिसे हम स्नो लाइन कहते हैं। जब एस्ट्रोनॉमर्स को इस लाइन के बारे में पता लगा तो वह यह समझ पाए कि एक नए बनते स्टार से कितनी दूरी बर्फ इकट्ठा हो सकती है। वह इतनी दूरी होती है कि सोलर विंड द्वारा लाई गई भाप ठंडी होकर पानी की बूंदों व फिर बर्फ में बदल जाती है। सोलर सिस्टम का सबसे पहला व बड़ा प्लैनेट स्नो लाइन पर ही बन सकता है, जहां बर्फ की सबसे मोटी परत होती है। वहां टुकड़े भी ज्यादा बनते हैं और ग्रेविटी की वजह से यह आपस में जुड़ते जाते हैं। इस प्रोसेस से एक बहुत बड़ी स्नोबॉल बन जाती है जो अपने आसपास के मैटर को खींचती है, और इस तरह एक गैस जायंट प्लैनेट जुपिटर बन जाता है। जहां पर ये स्नो लाइन पतली है, उस जगह पर इसी प्रोसेस से और अन्य प्लैनेट बनते हैं, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। स्नो लाइन के अंदर की सूखी साइड पर वो धूल के साथ जुड़कर छोटे रॉकी बनाती है। इसमें हमारा अर्थ भी शामिल है। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि हमारा प्लेनेट अर्थ उन जली हुई स्पेस की चट्टानों से बना है जिन पर कुछ पानी के कण थे, लेकिन उस वक्त अर्थ पर जरा भी पानी होने का यह जरिया पूरी तरह से खत्म होने वाला था। उस वक्त हमारी नई नई बनी अर्थ पूरी तरह से जल रही थी। कई बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स व कॉमेट्स आकर अर्थ से टकरा रहे थे। अर्थ पर सब तरफ लावा फैला हुआ था। 6 करोड़ साल बाद अर्थ का जलना कुछ कम हुआ और अर्थ की सतह इतनी ठंडी होती गई कि क्रस्ट बन सके, पर जो भी पानी बचा था वो अंदर ही कहीं फंस गया, पर ज्यादा देर के लिए नहीं। जैसा कि हमें पता है कि शुरू के सोलर सिस्टम में आज से ज्यादा प्लैनेट्स थे, तो उन्हीं में से एक थिया नाम का प्लैनेट अर्थ की तरफ बढ़ा और अर्थ से तेजी से टकरा गया। थिया की इस टक्कर से अर्थ के क्रस्ट का एक बहुत बड़ा टुकड़ा टूटकर बाहर निकल गया। मलबे के उन टुकड़ों की एक बहुत बड़ी रिंग बन गई, जिनके इकट्ठा होने से मून बना। उस टक्कर की वजह से अर्थ एक बार फिर लावा की बॉल में बदल गया और उस गर्मी ने अर्थ पर बचे हुए पानी को भी जला दिया। थिया की टक्कर के बाद अर्थ का क्रस्ट पूरी तरह से सूख गया था। फिर ये जो इतना सारा पानी है वह कहां से आया था, जिसे हम आज देखते हैं। इसके सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं। पहला, अगर उस पानी को बचना था तो जरूरी था कि वह बहुत ज्यादा गहराई में हो, जहां से वो भाप बन के उड़ ना सके। दूसरा, या फिर वो अर्थ के बनने के बाद आया था। हो भी सकता है यह दूसरी बात बिल्कुल सच हो, क्योंकि बहुत दूर नेपच्यून के ऑर्बिट से आगे आइसी मटेरियल का एक बहुत बड़ा बेल्ट है, जो सोलर सिस्टम के बनने के समय से है, जिसे काइपर बेल्ट कहते हैं। यह बेल्ट जायंट प्लैनेट्स के बचे हुए पत्थरों से बनी है और इस बर्फीले मलबे के टुकड़े, जिन्हें हम कॉमेट्स कहते हैं, कभी कभी इनर सोलर सिस्टम में भी आ जाते हैं। आजकल कॉमेट्स का हमारे सोलर सिस्टम में आना बहुत कम होता है, लेकिन 400 करोड़ साल पहले यह बहुत सारे थे और अर्थ इनके निशाने पर था। तो ये जाहिर सी बात है कि वो बर्फ से भरे कॉमेट्स
उस समय एक या दो नहीं बल्कि हजारों के आंकड़ों में पृथ्वी से आकर टकराए होंगे और हो सकता है कि वह पानी का एक जरिया भी लाए हों, लेकिन कितना पानी यह कहना मुश्किल है। तो वैज्ञानिक अब तक मान रहे थे कि वे कॉमेट्स ही थे जो अर्थ पर इतना सारा पानी लाए थे, लेकिन सन 1986 में एक रिसर्च ने सब कुछ बदल दिया। सन 1986 में वैज्ञानिकों ने कॉमेट्स के वाटर पर रिसर्च की, जिसमें उन्होंने पाया कि कॉमेट्स में सेमी हैवी वाटर होता है। अर्थ की सभी ऑर्डिनरी वाटर की 10,000 बूंदों में 3 बूंदें सेमी हैवी वाटर की भी होती हैं। सेमी हैवी वाटर ठंडी जगहों पर बनता है और कॉमेट्स सूर्य से बहुत दूर होते हैं, इसलिए यह उनमें पाया जाता है। वैज्ञानिक इस रिसर्च से बहुत परेशान हो गए, क्योंकि जितना अर्थ पर पानी है वह सिर्फ कॉमेट्स से कभी नहीं आ सकता। तो अगर यह काम उन कॉमेट्स का नहीं था तो किसका था, जो अर्थ के इतने बड़े बड़े ओशियंस को पानी से भर गया था। सन 2011 में डॉन स्पेस प्रोब जायंट एस्टेरॉयड वेस्टा के पास से गुजरा। पहले ये राय थी कि वेस्टा जैसे रॉकी ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल सूखे होते हैं, पर ऑब्जर्वेशन किंग को उसकी सतह पर कुछ पानी होने का सुराग दिखाई दिया। और सबसे बड़ी बात, वेस्टा रॉकी ऑब्जेक्ट्स का पानी अर्थ के पानी के साथ परफेक्टली मैच कर गया। पहले वैज्ञानिक सभी एस्टेरॉइड्स को ड्राई रॉक्स कहते थे, पर अब वे जानते हैं कि कुछ बहुत बड़े एस्टेरॉइड्स में बेहिसाब पानी हो सकता है। वैज्ञानिकों ने अर्थ पर मिले एस्टेरॉइड्स के कुछ टुकड़ों पर एक्सपेरिमेंट्स किए। जब उन्हें पीसकर छोटा कर दिया गया, तब भी उनमें से मॉइस्चर रिलीज नहीं हुआ और वैज्ञानिकों के मुताबिक उसमें 20% पानी था। लेकिन जब उस मिश्रण को बर्नर में गर्म किया गया तो हीट की वजह से काफी पानी मिला। तो इस तरह से एक छोटे से सैंपल से वैज्ञानिकों को काफी पानी मिला, और यह इस बात का सबूत था कि उस वक्त हो रही एस्टेरॉइड पृथ्वी पर कितना पानी आ रहा होगा। 400 करोड़ साल पहले जब अर्थ से हजारों एस्टेरॉइड्स टकरा रहे थे, तो हर टक्कर से इतनी ज्यादा हीट निकल रही थी जिससे एस्टेरॉइड्स के अंदर फंसा हुआ वाटर रिलीज हो गया और फिर वो पानी भाप बनकर ऊपर उड़ गया और बारिश होने पर फिर से पृथ्वी पर आ गया। यही होते हुए ये आज ओशियंस बने। आप अगर हमारे समुद्रों को ध्यान से देखें, उनका विस्तार देखकर आप समझ पाएंगे कि यहाँ तक पहुँचने के लिए अर्थ को कितनी बड़ी बड़ी टक्करों का सामना करना पड़ा है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि यह टक्करें तो मार्स, मून व अन्य ग्रहों पर भी हुई थी, वहाँ ऐसा क्यों नहीं हो सका? वहाँ क्यों नहीं है इतने विशाल समुद्र? इसका एक स्पष्ट जवाब है हमारी पृथ्वी का भाग्य। वह यहाँ का अनुकूल वातावरण, जहाँ पानी बच सका, वह आज भी है। हमारी पृथ्वी ही वह अनोखा ग्रह है जिसको पानी व ऑक्सीजन के चलते जीवन शुरू करने का मौका मिल पाया। यहाँ का वातावरण यहाँ के हर जीव के लिए उपयुक्त है। बस एक ही चीज है जो आज हमें कई बातें सोचने पर मजबूर करती है, वह है कि पृथ्वी को ही ऐसा सौभाग्य क्यों प्राप्त हुआ, और इसी में छुपे हुए हैं कई राज।